हेलो एवरीवन, आज अपन लोग पढ़ेंगे आरएच ग्रुप के बारे में। हमने जैसे पिछले क्लास में पढ़ा था एबीओ ग्रुप, ओके। जिसमें हमने देखा क्या था, मुख्यतः 4 ब्लड ग्रुप देखे थे। उसमें एक तो ब्लड ग्रुप ए हो गया था, एक ब्लड ग्रुप बी, इसके अलावा 2 ब्लड ग्रुप ए बी और ओ थे। उनको हमने देखा कि किस प्रकार रेट किया उसको, कि किस प्रकार वो कौन से ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति किसके द्वारा ब्लड ले सकते हैं या फिर किसको डोनेट कर सकते हैं ना। ये सारी चीजें हमने अच्छे से अध्ययन किया जो कि आपको समझ में आ गई होंगी, ओके। तो उसी प्रकार आरएच फैक्टर या फिर आरएच ग्रुप जो वाला होता है ना, वो भी सेम उसी टाइप का होता है। उसमें भी एंटीजन एवं एंटीबॉडी का निर्माण होता है। यदि आरएच मतलब जो आरएच पॉजिटिव, इसमें मुख्यतः 2 बातें आएंगी, एक तो आरएच पॉजिटिव, एक आरएच नेगेटिव। उसमें मुख्यतः आपको 4 बातें बताई गई थी, जिसमें 4 ब्लड ग्रुप थे, लेकिन इसमें आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव आएंगे, ओके। तो आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव यदि एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो वे एक दूसरे के प्रति एंटीबॉडी का निर्माण चालू कर देते हैं, ओके। अर्थात कोगुलेशन आज सारी प्रक्रिया उसमें आ सकती है। तो ये सब समझने का प्रयास करेंगे। देखो, आरएच ग्रुपिंग हो गया या फिर एबीओ ग्रुपिंग हो गया, ये दोनों ग्रुपिंग ब्लड ग्रुप हैं और ये पूरे विश्व में मान्य है। इसके अलावा भी आपको पहले बता चुके हैं कई सारे ऐसे ब्लड ग्रुप आए थे जो कि अपने सम्मान तो नहीं हुआ, इसलिए इसमें केवल 2 ही ग्रुप का मान्यता दिया गया, अर्थात यही सर मान्य होता है, एक तो एबीओ ग्रुप और आरएच ग्रुपिंग, ओके। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में, जो कि है आरएच ग्रुपिंग। तो आरएच ग्रुपिंग जो था ना, वो मुख्यतः एक रीसस बंदर था, ओके। रीसस बंदर था, उसके नाम पर आरएच पड़ा है। वही बोला है आरएच एंटीजन जो होता ना, एक रीसस मंकी में पाया जाने वाला एंटीजन है। ये आरएच जो होता है एक प्रकार से एंटीजन होता है, आरएच पॉजिटिव एंटीजन एंड आरएच नेगेटिव एंटीजन। इसको हम बताते हैं किस प्रकार। पहले ये समझो, ये रीसस मंकी में पाया जाने वाला एक एंटीजन है, इसलिए इसे हम आरएच के नाम से जानते हैं, ओके। इसलिए इसे हम आरएच के नाम से जानते हैं। यहां से इसको ले लिया गया इसके द्वारा। और आरएच जो होता है ना, आरएच एंटीजन ज्यादातर मनुष्यों को, किसमें ज्यादातर मनुष्यों नियर अबाउट 80%, कितना 80% आरबीसी की सतह पर चिपका हुआ रहता है या फिर उस पर स्थापित रहता है। जैसे एबीओ ग्रुप था, वो भी मनुष्य की आरबीसी पर स्थित रहता था ना, वो भी कौन, एंटीजन वाला पार्ट। एंटीबॉडी वाला कहाँ पर था, वो प्लाज्मा में रहता था। जो एंटीबॉडी था ब्लड एबीओ ग्रुप में, वो कहाँ पर रहता था, प्लाज्मा में। लेकिन जो एंटीजन वाला पार्ट रहता था वो किसमें रहता था, मनुष्य के आरबीसी की सतह पर। उसी प्रकार ये एंटीजन भी, अर्थात ये जो आरएच एंटीजन है ना, ये भी मनुष्य के आरबीसी की सतह पर उपस्थित रहता है, लगभग कितना 80%, ओके। ये ज्यादातर मनुष्यों में होता है। इसके अलावा अगर बात की जाए आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव क्या होते हैं। आरएच पॉजिटिव वो होते हैं जिसमें ये ग्रुपिंग देखने को मिलता है, अर्थात आरएच एंटीजन जिस व्यक्ति के अंतर्गत होता है उसे बोलते हैं आरएच पॉजिटिव मैन या फिर आरएच पॉजिटिव वाला व्यक्ति। और जिस व्यक्ति के अंदर ये आरएच एंटीजन नहीं पाया जाता उसे बोलते हैं हम आरएच नेगेटिव। ये 2 वर्ड आते हैं, मतलब आरएच पॉजिटिव जिसमें पाया जाता है वो आरएच पॉजिटिव बोला जाता है, जिसमें आरएच नहीं पाया जाता है तो उसे बोलते हैं आरएच नेगेटिव, ओके। यहाँ पर मुख्यतः हमें एक केस के बारे में पढ़ना है। कितने, एक केस के बारे में पढ़ना है। उसी में आपको समझना होगा किस प्रकार आरएच एंटीजन कार्य करता है एबीओ ग्रुप की तरह, ब्लड ग्रुप की तरह, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ओके। इसमें केस आया है, देखो यहाँ पर लिखा है कि आरएच नेगेटिव प्रेग्नेंट मदर और आरएच पॉजिटिव फोइटस जिसे बोलते हैं, यानी भ्रूण जिसे बोलते हैं, अर्थात वो गर्भ में है अभी, तो भ्रूण के बीच आरएच इनकम्पैटिबिलिटी जिसे मिसमैचिंग का केस ऑब्जर्व हो चुका है।
ये क्या बोल रहा है, एक केस का अध्ययन कर लिया गया, मतलब कि एक मदर जो थी उसमें जो है ना RH नेगेटिव थी, अर्थात उसमें RH एंटीजन की अनुपस्थिति थी, अर्थात उसमें उपस्थित नहीं थी। लेकिन जो भ्रूण था उसका फोएटस था ना वो RH पॉजिटिव था। तो इनके बीच जो अध्ययन किया गया वही इसको बता रहा है, किसके बीच ऑब्जर्व किया गया, उसके बीच अध्ययन किया गया। उसमें क्या अध्ययन किया गया ये बताते हैं। देखो पहले पॉइंट में यहाँ आती है बात फर्स्ट प्रेगनेंसी में। किसमें? फर्स्ट प्रेगनेंसी में जब RH निगेटिव मदर एंड RH पॉजिटिव फोएटस, पहली प्रेगनेंसी में क्या होता है, एक नाम सुने होंगे प्लेसेंटा, जिसे बोलते हैं अपरा। अब पहली प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो बच्चा होता है ना, बच्चे में चूंकि वो RH पॉजिटिव है और मदर RH नेगेटिव, तो ध्यान सुनना, तो उसमें क्या होता है कि पहले गर्भ के दौरान जो फोएटस का ब्लड होता है और मदर का ब्लड एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ पाते हैं। किसकी सहायता से? वो होता है प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा जो अपरा होती है उसे आपको पहले ही बता चुके हैं, रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में प्लेसेंटा जो कि उसे ऑक्सीजन प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड आदि उसके उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालने का कार्य करती है। लेकिन प्लेसेंटा के यहाँ पर ये काम है कि प्लेसेंटा जो होती है ना वो मदर ब्लड एंड फोएटस ब्लड दोनों के ब्लड को सेपरेट किए रहता था, दोनों को मिलान नहीं होने देता पूरे पहले गर्भ की अवधि में। अब अगर मिलान कर देगा तो चूंकि RH पॉजिटिव फोएटस है और RH निगेटिव जो होता है वो मदर है ना, तो इस दौरान क्या हो सकता है कि अगर दोनों का ब्लड मिल गया, ये RH निगेटिव है, ये RH पॉजिटिव है, ओके। अब यहाँ पर जब दोनों मिल जाएगा प्लस माइनस, तो वे एक दूसरे के प्रति एंटीबॉडी का निर्माण होने लगेगा। जैसे मैं आपको पहले बता दिए थे, कोई एंटीजन हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हमारे शरीर में क्या होगा, एंटीबॉडी का निर्माण होगा। तो उसी प्रकार जब ये एक दूसरे को मिलेंगे एंटीजन, एक में तो एंटीजन पाया ही नहीं गया है, अर्थात ये ना RH निगेटिव जिसमें एंटीजन पाया ही नहीं गया है, और RH पॉजिटिव वाला जब इसके संपर्क में आएगा ब्लड के, RH पॉजिटिव ब्लड जो होगा वे इसके संपर्क में आएगा, तो अब ये RH निगेटिव जो होता है RH पॉजिटिव के प्रति एंटीबॉडी का निर्माण करने लगेगा, ओके। अर्थात ये एंटीबॉडी का निर्माण कर देगा ना। जब RH पॉजिटिव इसके संपर्क में आएगा RH निगेटिव के, तो अब वो क्या करेगा, RH पॉजिटिव के प्रति उसके प्रति एंटीबॉडी का निर्माण कर देगा, जिससे ये खतरा हो जाएगा कि बच्चे का जो RBC होगा वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये अभी समझते हैं, बस अभी इतना समझो कि जो पहली प्रेगनेंसी में होता है ना, वे वहां पर कार्य कौन कर रहा है, यहाँ पर प्लेसेंटा कार्य करता है मुख्यतः। प्लेसेंटा मदर और फोएटस दोनों के ब्लड को सेपरेट किए रहता है, ओके। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये देखो, एक RH ड्रग के अंदर यदि RH पॉजिटिव ब्लड मिला दिया जाए तो क्या होगा। पहले भी बता चुके हैं कि यदि RH निगेटिव और RH पॉजिटिव का ब्लड मिलेगा तो उसमें एक प्रकार से प्रतिरक्षा का निर्माण होने लगता है, अर्थात किसी एंटीजन के प्रवेश के कारण, क्या किसी एंटीजन के प्रवेश के कारण हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडी का निर्माण होने लगता है, जिसके फलस्वरूप अगर वो ब्लड उसके दूसरे ब्लड में मिल जाए तो दोनों एक दूसरे से मान लो वे लड़ाई करने लगेंगे, अर्थात एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने लगेंगे। तो जब कोई दूसरा ब्लड हमारे बॉडी में आएगा तो हमारे बॉडी में उसके प्रति एक तरह का एंटीबॉडी निर्माण होगा, जिससे वो उसके ऊपर अटैक करेगा और उसको क्षतिग्रस्त कर देगा, ओके। तो ये हो सकता है हमारे
इस वाले क्वेश्चन में, मतलब कि दोनों का क्या हो जाएगा, क्योंकि अब मिसमैचिंग हो जाएंगे जिससे उनमें कई सारे डिसऑर्डर हो सकते हैं, मिसमैचिंग हो सकती हैं। ओके, इस कारण ब्लड को डोनेट करते समय या फिर एक्सेप्ट करते समय ब्लड की मैचिंग होती है। ओके, अगर देखो पहली प्रेगनेंसी में तो बचाया कौन, प्लेसेंटा। ध्यान सुनना, पहली प्रेगनेंसी मदर जो थी वो निगेटिव थी और जो फॉयटस था पॉजिटिव था, तो उनमें बचाया कौन, उन दोनों के ब्लड को सेपरेट किए किसने, प्लेसेंटा। लेकिन अब आगे अगर हम इसी में बात करें कि जब पहली प्रेगनेंसी के दौरान ही जब जो बर्थ होगा अर्थात बच्चे का जन्म होगा, तो उस दौरान ध्यान सुनना, जब पहली प्रेगनेंसी में बच्चे का बर्थ होगा अर्थात बच्चे का जन्म होगा, तो उस दौरान माता का रक्त यानी मदर ब्लड एवं फॉयटस का रक्त यानी जो भ्रूण होगा उसका ब्लड, दोनों का मिलने की चांसेस रहते हैं। समझ रहे हैं ना कि जो ब्लड होगा एक मनुष्य का यानी मदर का एवं फॉयटस का जो होगा बर्थ के समय एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, तो उस टाइम पर क्या हो सकता है, दोनों का ब्लड आपस में संपर्क में आ सकते हैं। तो उस दौरान क्या होता है, तो क्योंकि कैसे ब्लड आपस में आ सकते हैं, क्योंकि जो अपरा होती है बर्थ के समय इसे काट दिया जाता है, जिसके कारण उनके ब्लड कुछ ब्लीडिंग होती है, तो आप समझ सकते हैं दोनों का ब्लड आपस में मिल सकता है। तो उस दौरान क्या होता है कि यदि जो RH पॉजिटिव है अर्थात फॉयटस है, उसका ब्लड अगर माता के रक्त में चला गया जो कि RH निगेटिव थी, अब जब माता के रक्त में चला जाएगा RH पॉजिटिव वाला ब्लड, तो उस दौरान क्या होगा, उस दौरान माता के रक्त में क्या होगा, RH पॉजिटिव के प्रति एंटीबॉडी का निर्माण होने लगेगा। क्या होने लगा, एंटीबॉडी के प्रति RH पॉजिटिव के प्रति एंटीबॉडी का निर्माण होने लगेगा। अब अगर यहीं पर अगर सेकेंड प्रेगनेंसी आ गई, तो यही देखो जो अभी बताया वो पढ़ लो, ये पहले बच्चे के जन्म के समय फॉयटस का थोड़ा RH पॉजिटिव ब्लड जो है माँ के ब्लड में मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, ये हमने जान लिया। इसके अलावा इस केस में माँ के ब्लड में RH एंटीजन जो कि RH पॉजिटिव था, RH एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनने लगती है ना। अब अगर हम सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करें, यहाँ पर देखो ये जो है सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होता है कि इस केस में क्या होता है, एक तो पहली प्रेगनेंसी में तो सेफ पार्चुरेशन हो गया था, आराम से उसमें कोई खतरा नहीं हुआ, लेकिन अगर यहीं पर सेकेंड पार्चुरेशन मतलब सेकेंड प्रेगनेंसी आ जाती है, तो उस दौरान क्या होता है, चूंकि जो एक भ्रूण का पॉजिटिव था उसका ब्लड पहले से ही मिल गया, तो उसके प्रति एंटीबॉडी का निर्माण हो चुका है ऑलरेडी। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करें, तो जब एक निगेटिव मदर होती है तो पॉजिटिव भ्रूण फिर से प्रेगनेंसी में आएगा, तो उस दौरान अगर ब्लड कहीं भी संपर्क में आया, बच्चा यानी भ्रूण और माता का ब्लड कहीं भी संपर्क में आ गया, तो माता के अंतर्गत तो पहले से ही एंटीबॉडी उसके प्रति निर्माण हो चुकी है। क्यों? क्योंकि पहली प्रेगनेंसी के दौरान ही जब बर्थ हुआ था, तो उस दौरान ब्लड मिलने की वजह से उसके प्रति RH पॉजिटिव के प्रति माता के अंदर जो ब्लड के अंदर था एंटीबॉडी के निर्माण हो चुका था। अब वहीं पर अगर सेकंड प्रेगनेंसी आ गई, तो अगर RH पॉजिटिव है, जो भ्रूण है अगर RH पॉजिटिव है, तो उसके प्रति एंटीबॉडी तो पहले से ही निर्माण हो गई है। अब जब एंटीबॉडी पहले से ही निर्माण हो गई है, तो जाहिर सी बात है अगर कहीं भी ब्लड उन दोनों का मिला, तो वे तुरंत उनके प्रति रिएक्शन कर देंगी और जो शिशु गर्भ पल रहा होगा उसके जो RBC होंगी वो नष्ट कर देंगी ना। वही लिखा गया है कि इस केस में माँ जो होती है RH नेगेटिव अगर रहती है, वो तो जल्दी हो RH नेगेटिव है और वो एंटीबॉडी का निर्माण कर चुकी है। किसमें सेकंड प्रेगनेंसी में, सेम मदर की बात कर रहे हैं। ओके, तो RH नेगेटिव एंटीबॉडी फॉयटस RH पॉजिटिव जो कि एक फॉयटस था भ्रूण के अंदर RH पॉजिटिव ब्लड में प्रवेश कर बच्चे के RBC को नष्ट कर देगा। अब नष्ट कर देगा, उस स्थिति में कई सारे डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाते हैं, या फिर एक यहाँ तक ये हो जाता है कि बच्चे के जानलेवा हो जाता था, उसकी
डेथ भी हो सकती है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है कोइटस की। इसके अलावा उसमें खून की कमी भी हो सकती है बच्चे में, जिसे हम बोलते हैं सेवर एनीमिया। इसके अलावा उसे पीलिया हो सकती है, जिसे बोलते हैं हम जॉइंटिस। ओके, इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? इरिथ्रोब्लास्टोसिस होटेल्स। ओके, तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस होटेल्स इस स्थिति को बोलते हैं कि जब ये RH पॉजिटिव वाला ब्लड RH नेगेटिव वाले ब्लड मदर के मिलेगा और उनमें पहले से एंटीबॉडी का निर्माण हो चुका है, तो उस स्थिति में वे जो बच्चा है उसके RBC को डिस्ट्रॉय कर देगी या फिर नष्ट कर देगी। तो इस स्थिति में ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए क्या किया जाता है, यदि RH नेगेटिव मदर है, RH पॉजिटिव बालक है यानी कि शिशु है ना, तो उस स्थिति में अगर पहली प्रेगनेंसी में ये पता चल जाता है ना कि मदर जो है RH नेगेटिव है और शिशु है RH पॉजिटिव है, तो उस स्थिति में बर्थ के जब जन्म होता है पहली प्रेगनेंसी में बच्चे का, उस स्थिति में जब जन्म होगा तो उसके तुरंत पश्चात उसको इंजेक्शन दिया जाता है या फिर उसको मदर जो होती है उसको दिया जाता है एंटीबॉडी। उसको क्या दे दिया जाता है? एंटीबॉडीज दे दिया जाता है, जब ताकि वो उस RH एंटीजन के प्रति क्या बोलते हैं उसे एंटीबॉडी का निर्माण न हो सके उस प्रतिजन के उस एंटीजन के विरुद्ध। ओके, तो यहाँ तक आई बात समझ में? ओके, ठीक है, यहाँ तक अच्छे से इसको फिर से एक बार रिवीजन कीजिए, फिर से एक बार अगर ना समझ फिर से एक बार वीडियो देखिए, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। इसमें हम देखते हैं कि ब्लड का क्लॉटिंग किस प्रकार होता है, अर्थात रक्त का स्कंदन किस प्रकार हो जाता है। ओके, तो यहाँ तक बढ़िया है अच्छे से। ओके।